हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे विश्व का भूगोल। ठीक है, लास्ट मिनट आपका रिवीजन का साथी है, जिनका भी एग्जाम तो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ठीक है, या एसएससी जीडी का चल रहा है, जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उनके लिए लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए, उसके लिए नोट्स लेके आए विश्व का भूगोल। ठीक है, तो ये सिंगल वन शॉर्ट वीडियो होगा, इसमें सारा ही आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर ये अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, वरना इसके बाद आपको प्राइस की 25 रहेगी। देखो भाई, बात करेंगे भूगोल की मूल बातें। ठीक है, तो देखो भूगोल का अर्थ क्या हो, परिभाषा देखो, भूगोल क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो धरती, ठीक है, यानी ग्राफी वर्णन। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ धरती का वर्णन। ठीक है, तो भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो क्या है, भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, प्रादेशिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है और राजनीतिक भूगोल, मानचित्र भूगोल, जनसंख्या भूगोल। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह है उस पर पाई जाने वाली भौतिक, जैविक एवं मानव क्रियाओं के वितरण तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल की शाखाएं देखो क्या है। भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी बोलते हैं, दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी बोलते हैं। यह पृथ्वी की प्राकृतिक विषयों का अध्ययन करता है, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल आदि। और मानव भूगोल के अंतर्गत क्या आता है, यह मानव एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन करता है, उदाहरण जनसंख्या, परिवहन, कृषि उद्योग, बस्तियाँ आदि। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सबसे छोटी जो परिधि है ध्रुवों पर होती है, सबसे बड़ी परिधि होती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की लंबाई है 40 से 75 किलोमीटर, ध्रुवों की दूरी है लगभग 12 से 14 किलोमीटर। तो ध्रुवों की दूरी क्या है, 12 से 14 किलोमीटर। ठीक है, अब आज के समय में समन्वित भूगोल, इंटीग्रेटेड जियोग्राफी को अधिक महत्व दिया जाता है। पृथ्वी का आकार एवं संरचना, पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, थोड़ी सी चपटी है ध्रुवों पर। ठीक है, भूर परपट्टी ये आपका मेटल होता है, बाहर का बाह्य कोर होता है। ठीक है, ये होता है इंटरनल कोर। इसे जियोइड कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ठीक है, व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। परिधि है वो लगभग 40 से 75 किलोमीटर है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भूगोल जीवन से जुड़ा हुआ विज्ञान है। यह मानव और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करता है। भूगोल सभी प्रतियोगी ठीक है, याद रखने की ट्रिक, भूगोल हमेशा आता है धरती कैसे और जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो शुरू होता है चैप्टर 2, पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य भागों में बटी है, भू परपट्टी, मेंटल, क्रोड। ठीक है, भू परपट्टी ये भाग होता है, मेंटल आपका ये भाग है। ठीक है, बाह्य क्रोड है और इंटरनल क्रोड है। ठीक है, चट्टानें खनिजों के समूह से मिलकर बनी होती है। चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें पिछले मैग्मा के ठंडा होकर जमने से, ठीक है, पिघले मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती हैं, उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है, अवसादी चट्टानें जल, वायु, हिम के द्वारा कणों के जमने और दाब से बनती हैं, उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। कायांतरित चट्टानें क्या होती है, पूर्ववर्ती चट्टानों में उच्च ताप और दाब के कारण परिवर्तन से बनती हैं, उदाहरण संगमरमर, स्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर भूपरपट्टी का दो भूपरपट्टी है, 5 से 70 किलोमीटर के बीच किसकी मोटाई है। संरचना ठोस होती है। सबसे ऊपरी और पतली परत है महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर है। अर्धद्रवित है, ठोस है, द्रव सबसे मोटी परत है, मैग्मा यही पाया जाता है। क्रोड लगभग 3500 किलोमीटर, द्रवित, बाह्य, ठोस, आंतरिक, सबसे घना भाग, मुख्यतः लौ ऑफ एफी और निकेल से बना होता है। ठीक है, खनिज व प्राकृतिक पदार्थ है जिनकी रासायनिक संरचना निश्चित होती है, उदाहरण अभ्रक, लोहा, तांबा, सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखो क्या है। पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत लिथोस्फीयर कई बड़ी और छोटी प्लेटों से विभाजित है। ये प्लेटें मेंटल के अर्धद्रवित भाग स्टेनोस्फीयर पर तैरती रहती हैं और धीरे धीरे गतिशील रहती हैं। प्लेटों की गति से ही भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि घटनाएं होती हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पर तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। पृथ्वी का केंद्र आंतरिक क्रोड लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है। तो पृथ्वी की प्रमुख परतों की विशेषताएं, पृथ्वी लगभग गोलाकार, ठीक है, भूमध्य रेखा की लंबाई 40 से 75 किलोमीटर, ध्रुवों की दूरी 12 से 14 किलोमीटर, पृथ्वी की परिक्रमा गति 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य से औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो अभी नोटिस आई एग्जाम कैंसिल हो गया SSC-GD का कहीं पर। तो भू मेंटल क्रोड यही है धरती का आंतरिक जोड़। ठीक है, अब देखो सबसे मोटी परत होती है मेंटल की, सबसे पतली परत भू परपट्टी, सबसे घना भाग क्रोड। क्रोड में मुख्य तत्व लोहा और निकेल। पृथ्वी का कुल आयतन 1083 अरब घन किलोमीटर। आगे देखेंगे भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं, आकृतियों और प्रक्रियाओं और तत्वों का अध्ययन करता है।
ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा, गैस, राख एवं धुएं का उत्सर्जन है। ज्वालामुखी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। देखो यहाँ पे मैग्मा कक्ष होता है आपका, ये मुख्य द्वार होता है, ये लावा होता है और ये क्रेटर होता है, ठीक है। ये क्रेटर हो गया आपका, ठीक है। ये धुआं और गैस हो गया, ये मैग्मा कक्ष हो गया, ये मुख्य द्वार हो गया। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं। माउंट वेजुअस, ठीक है, वेसुवस है इटली। माउंट एटना इटली में है। माउंट फ्यूजियामा जापान में है। क्राकटोवा, ठीक है, इंडोनेशिया। किलाऊ हवाई। माउंट पिनाटुबे फिलीपींस में है। भूकंप को देख लेते हैं। देखो भूकंप पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरती की सतह में कंपन होता है, ठीक है। भूकंप के मुख्य भाग: अधोकेंद्र, फोकस या हाइपोसेंटर, पृथ्वी के अंदर वह बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, अधोकेंद्र यानी फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु। तरंगे, सिस्मिक, भूकंप के समय चारों दिशाओं में फैलने वाली ऊर्जा तरंगे। भूकंप के प्रकार क्या होते हैं? विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, धसाव भूकंप और कृत्रिम भूकंप, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। देखो तीव्रता और प्रभाव: 0 से 2 के बीच में आए तो सोच महसूस नहीं होता है। 2 से अगर 2.1 से 4 के बीच में है तो हल्का कुछ लोग महसूस करते हैं, लेकिन 4.1 से 6.0 के बीच में आए तो मध्यम और दीवारों में दरारें आ जाती है। 6.1 से 7 के बीच में तेज इमारतों को नुकसान। 7.1 से 8.0 के बीच में बहुत तेज या भारी विनाश, ठीक है। 8.1 और अधिक आया तो विनाशकारी बड़े पैमाने पर तबाही, ठीक है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर स्थित ऊंची एवं विस्तृत स्थलाकृति है। पर्वत निर्माण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, प्लेटों के टकराने से। अवरोधित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स, ध्वंस के कारण। ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ज्वालामुखी से, ठीक है। विश्व की प्रमुख पर्वतमालाएं देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला एशिया में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है और रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। आल्प्स पर्वतमाला है यूरोप में है। एटलस पर्वतमाला है अफ्रीका में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। आगे बात करते हैं पठारों की, ठीक है। तो देखो पठार क्या है? प्लेट्यू। पठार वो ऊंचे समतल क्षेत्र होते हैं जिनकी ऊंचाई चारों ओर के क्षेत्रों से अधिक होती है। प्रमुख पठार कौन कौन से देख लेते हैं। तिब्बती पठार एशिया का, डेक्कन पठार भारत का, ब्राजीलियन पठार दक्षिण अमेरिका, कोलोराडो पठार उत्तरी अमेरिका, ईरान पठार एशिया और अफ्रीकी पठार अफ्रीका, ठीक है। मैदान विस्तृत निम्न समतल क्षेत्र होते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों, हिमनदों तथा समुद्र द्वारा अवसाद के संचयन से होता है। प्रमुख मैदान कौन से हैं? गंगा का मैदान भारत, अमेजन का मैदान दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी चीन का मैदान एशिया, मिसिसिपी का मैदान उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय मैदान यूरोप। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडी। सबसे बड़ा मैदान क्या है? साइबेरियन मैदान। सबसे बड़ा पठार क्या है? तिब्बती पठार। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ हवाई। 1960 का सबसे बड़ा भूकंप चिली 9.5। आगे देखो बात करेंगे जलमंडल हाइड्रोस्फीयर की। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पहला हम लोग देख लेते हैं महासागर। तो महासागर पृथ्वी पर जल को सबसे बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर है 46% है क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा है और गहरा है। अटलांटिक महासागर है 23% है, एस आकार का विस्तार है। हिंद महासागर है जो 20% है, भारत के दक्षिण में स्थित है। और दक्षिणी महासागर है 7% है, अंटार्कटिका को घेरता है। आर्कटिक महासागर है ये 4% है, सबसे छोटा है, उथला है। आगे बात करते हैं समुद्री धाराओं की। ओशियन करंट, समुद्र के जल की निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाही समुद्री धाराएं कहलाती हैं। उष्ण समुद्री धाराएं, गल्फ स्ट्रीम धारा, कुरोशियो धारा, ब्राज़ील धारा, अग्लुहाज धारा, उत्तर अटलांटिक धारा। शीत समुद्री धाराएं, लेब्रोडोर धारा, कैनरी धारा, कैलिफोर्निया धारा, बेगुएला धारा, पेरू हम्बोल्ट धारा। उष्ण धाराएं गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर, ठीक है, और शीत धाराएं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती हैं। आगे देख लेते हैं ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का समुद्र के जल के स्तर में होने वाले परिवर्तन को ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होता है? उच्च ज्वार होता है हाई टाइड, जल स्तर अधिकतम होना। निम्न ज्वार लो टाइड, जल स्तर न्यूनतम होना। अर्ध दैनिक ज्वार, एक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार। दैनिक ज्वार, एक दिन में 1 उच्च और 1 निम्न ज्वार। देखो जलप्रपात की बात करेंगे। जब नदी का जल किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात वेनेजुएला सबसे ऊंचा है 979 मीटर। नायग्रा जलप्रपात कनाडा यूएसए में है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया जिम्बाब्वे में है। और इगाजू जलप्रपात ब्राज़ील और अर्जेंटीना में है। होगन कक्का जलप्रपात भारत कर्नाटक में है, ठीक है। झीलें की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से बने जल के स्थिर निकाय को झील कहते हैं। विश्व की प्रमुख झील के देख ले। कैस्पियन सागर झील कहाँ पर है? यूरोप एशिया में।
सुपीरियर झील कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में। बैकाल झील कहाँ पर है? साइबेरिया में, ठीक है। अच्छा, कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सुपीरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। विक्टोरिया झील उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और बैकाल झील है दुनिया की सबसे गहरी झील है। देखो, नदियों की बात करेंगे। पर्वतों, झीलों तथा स्रोतों से निकलने वाला जल जो किसी निश्चित मार्ग से बहते हुए समुद्र, झील या किसी अन्य नदी में मिल जाता है, उसे नदी कहते हैं, ठीक है। विश्व की प्रमुख नदियाँ क्या हैं? नाइल अफ्रीका सबसे लंबी नदी लगभग 6,750 किलोमीटर। अमेजन दक्षिण अमेरिका सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी। यांगसी चीन एशिया सबसे लंबी नदी। गंगा भारत सबसे पवित्र नदी। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% खारा जल महासागर, ठीक है। केवल 3% मीठा जल है जो मुख्यतः हिम नदों और भूजल में है। मानव जीवन के लिए जल सबसे आवश्यक तत्व है। चलो देखेंगे, अब जलवायु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसी स्थान पर दीर्घ समय लगभग 30 वर्ष तक तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा की अवस्था को ही क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई होती है 0 से 12 किलोमीटर के बीच होती है। यहीं पर बादल, वर्षा, हवाएं, ठीक है, आदि होती हैं। पृथ्वी का मौसम यही बताता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा क्षोभ मंडल में क्या होता है? बादल, वर्षा, हवाएं इत्यादि क्रियाएं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी का मौसम यही बनता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये 12 से 50 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है। मध्य मंडल मीजोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। उल्का पिंड यहीं जलकर नष्ट हो जाते हैं। तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ठीक है। आयन मंडल क्या होता है? 80 से 400 किलोमीटर के बीच होता है। रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। यह परत अत्यधिक गर्म होती है। वायुमंडल देखो 400 किलोमीटर से अधिक होता है। यह गैसों की सबसे बाहरी परत है, अंतरिक्ष की ओर मिलती है। आगे देखते हैं तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। किसी स्थान पर वायु की गर्मी या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? बीटी के पास क्या होगा? तापमान कम होगा, ठीक है। और पीटी के पास क्या होगा? बीटी के पास तापमान ज़्यादा होगा, यानी भूमध्य रेखा के पास तापमान ज़्यादा होगा। और ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कमी आती है। समुद्र से दूरी, समुद्र के पास तापमान कम, अंदरूनी भागों में अधिक, ठीक है। समुद्री धाराएं, गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती हैं, ठंडी धाराएं तापमान घटाती हैं। बादल एवं आर्द्रता, बादल रात में तापमान बढ़ाते हैं, दिन में घटाते हैं। तापमान के प्रकार होता है उच्चतम तापमान, न्यूनतम तापमान और माध्य तापमान। एवरेज एनुअल, वार्षिक माध्य तापमान, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। बात करेंगे वायुदाब। किसी स्थान पर वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। उच्च वायुदाब, वायु नीचे की ओर आती है। यहाँ मौसम शुष्क और साफ रहता है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर 30 डिग्री क्षेत्र पर उच्च दाब पाया जाता है। निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, वायु ऊपर की ओर उठती है। यहाँ बादल, वर्षा एवं आंधी होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर निम्न दाब पाया जाता है। पवन के बारे में बात करेंगे। वायु का उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन ही पवन कहलाता है। पवन कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड, 30 डिग्री उपोष्णकटिबंध से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवनें। पश्चिमी पवनें, वेस्टर्लाइज, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली पवनें। ध्रुवीय पूर्वी पवनें, ध्रुवों से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर बहने वाली ठंडी पवनें। मौसमी पवनें, ठीक है, मानसून विंड्स, ऋतु के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। पवन की गति दाब, प्रवणता बल, कोरिलेशन बल एवं घर्षण पर निर्भर करती हैं। तो अब बात करेंगे वर्षा या रेनफॉल की। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प एवं जब संघनित होकर बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार क्या होते हैं? संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। संवहन वर्षा क्या है? गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी होकर वर्षा करती है, ठीक है। भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधों में अधिक। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? निम्न वायु पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है और वर्षा होती है। पवनमुख ढाल पर अधिक वर्षा होती है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? निम्न वायुदाब वाले चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारी वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है मौसमी पवनों के कारण जुलाई सितंबर में होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक एवं वर्षा अधिक होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। मौसम अल्पकालिक होता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक। भारतीय जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मौसमी जलवायु है।
जलवायु के प्रकार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु भूमध्य रेखा के आसपास, तापमान अधिक, वर्षा अधिक। शुष्क जलवायु 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, मरुस्थल, वर्षा कम, तापमान अधिक। समशीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश, 4 ऋतुएं होती हैं। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय क्षेत्र 60 डिग्री से 90 डिग्री, अत्यधिक ठंड, वर्षा, हिमपात कम। ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 40 डिग्री, भूमध्य सागर तट, गर्मी, शुष्क, सर्दी, वर्षा युक्त। पर्वतीय जलवायु, ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अक्षांश तापमान, ऊंचाई कम तापमान, समुद्र के पास कम, भूमि के अंदर अधिक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई जैवमंडल। तो वो जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसमें सभी जीवित प्राणी, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीव, उनके वातावरण का समावेश होता है। वनस्पति क्या है? पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को वनस्पति कहते हैं। यह जलवायु मृदा, वर्षा और स्थलगति पर निर्भर करती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास, ठीक है। घने सदाबहार वन, अधिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भारत, दक्षिण पूर्व एशिया में वर्षा में कमी होने पर पत्ते गिरते हैं। मरुस्थलीय वनस्पति सहारा, अरब थार, कांटेदार पौधे, कम जल में जीवित। भूमध्य सागरीय वनस्पति, भूमध्य सागरीय तट, झाड़ियाँ में छोटे वृक्ष, गर्म शुष्क ग्रीम्स। समशीतोष्ण पर्णपाती वन यूरोप, पूर्वी एशिया, शीत ऋतु में पत्ते गिरते हैं। शीतोष्ण टुंड्रा वनस्पति, ध्रुवीय क्षेत्र, काई लाइकेन, छोटी घासें। देखो वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी जंगली जीव जंतु वन्य जीव कहलाते हैं। यह वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। विश्व के प्रमुख वन्य जीव क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक, नेथोरेंटिक उत्तर अमेरिका, भालू, हिरण, बीवर, प्रेरी डॉग। नियोटॉपिकल, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, जगुआर, लामा, एनाकोंडा, टुपारो, इथियोपियन, ठीक है, अफ्रीका, हाथी, शेर, जिराफ। ये पैलेंटिक, यूरोप, एशिया के समशीतोष्ण भाग, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, ऊँट। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू, कोआला, एमू, लैटिपस। भारत में नियोरेंटिक तथा इथोपियन और पैलेरेंटिक क्षेत्रों की जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। यह बताती है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार संतुलन बनाकर रहते हैं। पारिस्थितिकी के मुख्य अंग परितंत्र, इकोसिस्टम, जीव और अजैविक तत्वों का समूह, आवास, किसी जीव का प्राकृतिक निवास स्थान, पर्यावास, नीचे किसी जीव की विशेष भूमिका या क्रियात्मक स्थान, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, ऊर्जा के प्रवाह का क्रम, खाद्य जाल, फूड वेब, आपस में जुड़ी अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। देखो जैवमंडल की परतें देख लेते हैं। तो वो जैवमंडल के 3 प्रमुख भागों में फैला हुआ है। वायुमंडल का निचला भाग, जलमंडल और स्थलमंडल का ऊपरी भाग। देखो स्थलमंडल के ऊपरी भाग में क्या है? पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर गहराई तक जीव पाए जाते हैं। समुद्र की सतह से 11 किलोमीटर गहराई तक जीवन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से 8-10 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवन संभव है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और उनके अजैविक तत्वों के बीच होने वाली क्रियाओं को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। परितंत्र के प्रकार स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत वन, मरुस्थल, घास स्थल, टुंड्रा आदि। जलीय परितंत्र के अंतर्गत समुद्र, नदी, झील, तालाब, दलदल आदि। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील। ठीक है, यह एक सरल खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। यह पृथ्वी के संतुलन और जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। भारत के जैव विविध क्षेत्र पश्चिमी घाट, सुंदरवन, हिमालय, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी भारत। देखो इसका महत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, औषधीय मूल्य के स्रोत हैं, मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है और भविष्य के लिए प्राकृतिक धरोहर है। महत्वपूर्ण तत्व, पृथ्वी को जीवों का ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन है। जैवमंडल की परतें, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ऊपरी भाग। परिस्थिति संतुलन टूटने के बाद जीवन संकट में पड़ सकता है। तो विश्व भूगोल देख लेते हैं। विश्व भूगोल में पूरी दुनिया के महाद्वीपों, देशों, प्रमुख स्थलों, भौगोलिक विशेषताओं और मानचित्र का अध्ययन किया जाता है। देखो महाद्वीप क्या है? एशिया, इसकी जो क्षेत्रफल है 4.40 करोड़ किलोमीटर, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका है इसके बाद 3.303 करोड़ किलोमीटर भूमध्य रेखा के बीच से गुजरती है। उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका 2.42 करोड़ किलोमीटर, ग्रीनलैंड इसका भाग है। दक्षिण अमेरिका 1.79 करोड़ किलोमीटर, एंडीज पर्वतमाला यहाँ है। अंटार्कटिका 1.40 करोड़ किलोमीटर, सबसे ठंडा महाद्वीप। यूरोप 1.01 करोड़ किलोमीटर, आकार में दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर, सबसे छोटा महाद्वीप। देखो प्रमुख
देख लेते हैं प्रमुख देशों की राजधानी वगैरह। भारत की नई दिल्ली, ठीक है, चीन की बीजिंग, अमेरिका वाशिंगटन डीसी, रूस की मॉस्को, जापान की टोक्यो, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कनाडा की ओटावा। राजधानी हमेशा बड़े शहर से अलग भी हो सकती है, ठीक है। विश्व के प्रमुख स्थल, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सहारा मरुस्थल अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल, अमेजन वर्षा वन दक्षिण अमेरिका में, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका में, आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में फैली हुई पर्वतमाला। विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल, सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। देखो कुल महासागर बात करें तो भारत में पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक है, दक्षिणी महासागर साउथर्न ओशियन, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा। देखो प्रमुख जल डमरू मध्य देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच में, हॉर्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, जो अभी विवाद का विषय बना हुआ है, ठीक है। मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच, बैरिंग जल डमरू मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका के बीच में। तो अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। ये लाइन है जो प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। समय की गणना देशांतर के आधार पर होती है। नदी हमेशा ऊंचाई वाले स्थान से निचाई की ओर बहती है। पर्वत का प्रदर्शन भूरे रंग से किया जाता है। मैदान समानता हरे रंग से दिखाए जाते हैं और जल निकासी नक्शे में नीले रंग से दिखाई जाती है, ठीक है। तो विश्व के महत्वपूर्ण संगठन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन WTO मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी का कुल सतह लगभग 71% भाग जल से और 29% भाग स्थल से ढका है। दुनिया में 195 से अधिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। देखो भाई, देखो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात करें जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न है। तो विश्व के सबसे वर्ल्ड टॉप, देखो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला। सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है 6,650 किलोमीटर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा देश एशिया, ठीक है, महादेश। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से फिलहाल इंडिया हो गया, ठीक है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे गर्म स्थान लुत ईरान। सबसे ठंडा स्थान वोस्तोक अंटार्कटिका। तो भारत के बारे में बात करते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात कच्छ। सबसे लंबी नदी गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल गोवा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या सिक्किम। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर दिल्ली। भारत की संसद नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत की मुद्रा रुपया, ठीक है। नदियाँ देखो, नील नदी क्या है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे जल समृद्ध नदी है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में नाम यार्लुंग सांगपो। नर्मदा नदी भारत की सबसे पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी। झीलें देख लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील। सुपिरियर झील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। बाइकल झील विश्व की सबसे गहरी झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखो जलप्रपात देखो, एंजल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के बीच में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में। दूध सागर जलप्रपात भारत गोवा और कर्नाटक के बीच में। मरुस्थल देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका। अरबी मरुस्थल पश्चिम एशिया। पृथ्वी मरुस्थल एशिया मंगोलिया चीन। और थार मरुस्थल भारत में राजस्थान। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल चिली, ठीक है। पर्वत देख लेते हैं। हिमालय 9 युवा पर्वत भारत एशिया में। एंडीज दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। आल्प्स यूरोप में। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखो, पृथ्वी का आकार है चपटा ध्रुवों पर तथा उभरा हुआ विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत लगभग 71%। पृथ्वी पर वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन 78%। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। देखो प्रैक्टिस के देख लेते हैं भाई, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपको इनके आंसर्स कमेंट करके में बताने हैं, ठीक है। अब देखो अंतिम पुनरावृत्ति रिवीजन बूस्टर है। भूगोल पृथ्वी मानव और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी का आकार, जियोइड, चपटी ध्रुवों पर ऊपरी भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति, घूर्णन 24 घंटे, परिक्रमण 365 से 1/4 दिन। अक्षांश समांतर रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ। देशांतर ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं 0 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट। समय पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटे 15 मिनट 1 घंटा 4 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री में 1 घंटा 1 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट। महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी आर्कटिक। वायुमंडल पड़ते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, ब्रह्ममंडल, ठीक है। वायुमंडल, जलवायु के कारक, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवन, समुद्री धाराएं। प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु के अनुसार उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शंकुधारी आदि। मृदा के प्रकार, काली, लाल, लेटराइट, जलोढ़, स्थलीय प्रवृत्ति। तो दूरी का सूत्र 111 इंटू डेल्टा डी। डेल्टा डी अक्षांशों का अंतर। समय का अंतर, देशांतर का अंतर बटे 15। स्थानीय समय LST = GMT प्लस माइनस देशांतर का अंतर इंटू 4 मिनट। तापमान रूपांतर C = F-32 इंटू 5/9। फ़ारेनहाइट में है तो C × 9/5 + 32। K = डिग्री सेल्सियस पे 273। वर्षा मापन 1 मिलीमीटर वर्षा 1 लीटर जल प्रति वर्ग मीटर। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। पैमाना RF नक्शे पर दूरी, वास्तविक दूरी। देखो विश्व के 7 महाद्वीपों का स्थान देख लेते हैं भाई, ठीक है। 5 महासागरों का स्थान, प्रमुख देश, राजधानी। देखो भाई ये अपना वायु फैला भारत है। और प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। प्रमुख नदियाँ और उनकी दिशाएं, महासागरीय धाराएं, ठीक है। मरुस्थल पठार क्षेत्र, ठीक है। वर्ल्ड नाइनर फैक्ट्स देख लेते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। और पृथ्वी पर जल का प्रतिशत 71%। पृथ्वी पर का घूर्णनकाल 24 घंटे। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 से 1/4 दिन। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नील नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत सबसे छोटा राज्य गोवा। राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो अटलांटिक आकार एक ही तरह है। पैसिफिक सबसे बड़ा महासागर, ठीक है। गर्म प्लस आर्द्र विषुवतीय जलवायु। ठंडा प्लस बर्फ ध्रुवीय जलवायु। कम दबाव बादल प्लस वर्षा अधिक। उच्च दबाव साफ मौसम वर्षा कम। तो भाई हमने कोशिश की है कि इसको वन गो में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो, ठीक है। जो आपके SSC के लिए यूपी पुलिस, रेलवे और UPSC एग्जाम कब प्री हो रहा है, ठीक है, उसके लिए बेसिकली हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। और अभी जो करंट एग्जाम चल रहा है आपका RRB NTPC का चल रहा है, उस पर जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए हेल्प रहेगी, हेल्पफुल रहेगा, ठीक। चलो देखते हैं भाई। देखो अच्छा फर्स्ट चैप्टर से गायब हो गया लगता है। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देख लो भाई, यहाँ शुरू करते हैं भौतिक विभाजन से। देखो हिमालय पर्वत है। देखो हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये आपका उत्तरी मैदान है और ये आपके तटीय मैदान है, ये वाले, ठीक है। और ये आपका है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और ये आपका द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय पठार आपका ये वाला भाग है, ठीक है। उत्तरी मैदान देखो, उत्तर में हिमालय पर्वत उत्तर में स्थित विशाल पर्वत श्रेणी है। भारत की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सबसे ऊंची चोटी है K2 8,611 मीटर। भारत के देखो भौगोलिक मानचित्र, हिमालय पर्वत, ये सब आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये अरब सागर है। प्रायद्वीपीय पठार देख लो, भारत सबसे पुराना भूभाग है। अरावली से लेकर नीलगिरी तक विस्तृत है। खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है। ये वाला पार्ट है आपका, ट्रायंगुलर पार्ट होगा, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पार्ट जो बनता है, ठीक है। तटीय मैदान, समुद्र किनारे संकीर्ण मैदान। पश्चिमी तट संकीर्ण, पूर्वी तट विस्तृत, ठीक है। तो आपका ये पश्चिमी तट है वो संकीर्ण है, ठीक है। ये इतना है। और पूर्वी तट क्या है, फैला हुआ है यहाँ तक, ठीक है।
द्वीप समूह भारत के मुख्य द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप है ये हमारा अरब सागर पे है। अब देखो रहा हिमालय पर्वत की बात करेंगे। युवा पर्वत है, प्राकृतिक सीमा नदियों का उद्गम होता है। उत्तरी मैदान के बारे में क्या विशेषताएं हैं? उपजाऊ है, घनी आबादी है, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, प्राचीन चट्टानी भूभाग, खनिजों से समृद्ध, तटीय मैदान, संकीर्ण मैदान, बंदरगाह, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण द्वीप समूह, सागरीय द्वीप, सामरिक एवं पर्यटन महत्व। आगे को बात करते हैं हिमालय पर्वत की, ठीक है। तो हिमालय पर्वत, हिमालय के 3 समांतर भाग है। पहला हिमाद्री, ग्रेट हिमालय बोलते हैं, दूसरा हिमाचल है, मध्य हिमालय है, तीसरा शिवालिक या बाह्य हिमालय, ठीक है। तो हिमाद्री में क्या होता है? सबसे ऊंचा भाग है, स्थायी बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। और हिमाचल मध्य भाग है, औसत ऊंचाई, पर्यटन स्थल अधिक है, ठीक है। और शिवालिक बाह्य हिमालय सबसे निचला भाग है, नवीन एवं कमजोर पर्वत है। तो विश्व की सबसे ऊंची और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में 2400 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी जो चौड़ाई है 200 से 400 किलोमीटर है। निर्माण है तटीय सागर के अवसादों के यूरेशिया प्लेट से टकराने पर हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख दर्रों के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा ही बोलते हैं, ठीक है, 8,848.86 मीटर है, ठीक है। K2 गार्डविन आस्टिन 8,611 मीटर, ये भारत की है, ठीक है। कंचनजंगा है 8,586 मीटर, तो उससे 8,516 मीटर, और मकालू होता है वो 8,485 मीटर है। प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। और लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में है, माना दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व में हिमालय विस्तार है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, और नंगा पर्वत के पूर्व में जम्मू कश्मीर। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक दीवार है, या ठंडी मध्य एशियाई हवाओं को रोकता है, या नदियों का उद्गम स्थल है। उत्तरी मैदान के निर्माण में सहायक है। भूस्खलन, भूकंप तथा बादल फटने की घटनाएं होती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ सिंधु प्रणाली, गंगा प्रणाली और ब्रह्मपुत्र प्रणाली, ठीक है। तो सिंधु की प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास है। गंगा प्रणाली के अंतर्गत गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी है। और ब्रह्मपुत्र प्रणाली के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र, लोहित, सुबनसिरी, दिबांग है, ठीक है। देखो हिमालय पर्वत को हमने एक दूसरा पार्ट भी आपको लेके आए हैं, ठीक है। तो इसमें और डिटेल्स जानकारी है आपके लिए। तो उसकी उत्पत्ति का वही प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण बना। भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई। लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व से यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यह युवा वलित पर्वत है, ठीक है, और अभी भी ऊंचा उठ रहा है। भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। संरचना देखो बता चुके हैं, वैसे भी हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल, ठीक है, शिवालिक, आउटर हिमालय बोलते हैं। हिमाद्री के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊंची और पुरानी श्रेणी है, औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। स्थायी बर्फ से ढकी महत्वपूर्ण शिखर है माउंट एवरेस्ट 8,848.86, कंचनजंगा 8,586 मीटर। अब हिमाचल देखो लेसर हिमालय बोलते हैं। ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। घाटियाँ कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीरी घाटी, पहाड़ियाँ, पर्यटन तथा वनों के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक है, ठीक है, सबसे नई श्रेणी है और इसकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। ढीली अवसादी चट्टानों, भूस्खलन की संभावना अधिक। तो आपको पेपर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी है कि हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर है। हिमाचल लेसर हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, 3500 से 4500। इसमें कौन कौन सी घाटियाँ हैं, कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीरी घाटी है, ठीक है। और शिवालिक की ऊंचाई कितनी है, 900 से 1200। अब बात करेंगे इसका विस्तार। देखो पश्चिमी छोर में नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर में, पूर्वी छोर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में। लंबाई है 2400 किलोमीटर ऐसे जाते, और चौड़ाई है 200 से 400 किलोमीटर। इसके प्रमुख दर्रे बता चुके हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। देखो नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां भारत की जीवन रेखाएं हैं। सिंधु प्रणाली, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। गंगा प्रणाली के अंतर्गत गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदी। ब्रह्मपुत्र प्रणाली के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में यार्लुंग, सोंगपे, ठीक है। देखो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोकता है। मानसून को रोककर भारत में वर्षा कराने में सहायक है। भारत के उत्तर में तापमान अपेक्षाकृत कम रखता है। यदि हिमालय ना होता तो भारत का उत्तरी भाग रेगिस्तान जैसा होता। आगे देखेंगे पारिस्थितिक महत्व क्या है। जैव विविधता का भंडार है। विभिन्न ऊंचाइयों पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, रेड पांडा, मोनाल आदि कई औषधीय पौधों का प्राकृतिक स्रोत। आपदा और चुनौती, भूकंप, हिमस्खलन, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये देखो फैला हुआ है आपको, देखो भाई। पूर्वी छोर नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और जो उत्तरी छोर, ठीक है, सॉरी पश्चिमी छोर है वो क्या है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर। सामरिक महत्व देख लेते हैं। भारत की प्राकृतिक रक्षा दीवार है। भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान एवं नेपाल, भूटान, म्यांमार की सीमा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्थित है।
यूपीएससी की देखो क्या है, स्मार्ट पॉइंट्स क्या है, युवा वलित पर्वत है, अभी भी ऊंचा उठ रहा है, प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल, जलवायु नियंत्रक, सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। देखो आगे बात करते हैं हम लोग उत्तरी मैदान की। तो उत्तरी मैदान देखो, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित विस्तृत समतल मैदान है, ठीक है। परिचय देख लेते हैं इसका भाई, जो पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो ये भाग आपका तो ऐसे ही फैला हुआ है, समझ में आ रहा है भाई। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लो भाई। लंबाई क्या है, लगभग 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। तो लगभग ये 2400 किलोमीटर में, और इसकी जो चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर है, ठीक है। कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7%। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ, घनी जनसंख्या वाला एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। देखो भाई, अब निर्माण क्या होता है, यह मैदान नदियों द्वारा लाए गए गाद, रेत, मिट्टी आदि के निक्षेप से बना है। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लाखों वर्षों में गाद जमा करके इस मैदान का निर्माण किया है। निरंतर निक्षेपण के कारण इसका सतह बहुत समतल एवं उपजाऊ है। विस्तार तो पड़ चुके हैं, पश्चिम में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखो इसके तीन प्रमुख भाग कौन से, पंजाब का मैदान जो कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज द्वारा निर्मित है। दूसरा है गंगा का मैदान, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि द्वारा निर्मित है। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है। चौथा देख लेते हैं मिट्टी एवं उपजाऊपन। देखो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, ठीक है, एलिवल सॉइल है। यह हर वर्ष नदियाँ बाढ़ लाकर नई गाद बिछाती हैं, इससे मिट्टी निरंतर उपजाऊ बनी रहती है। इसी कारण यह भारत सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। प्रमुख नदियाँ देखो क्या है, सिंधु प्रणाली, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। गंगा प्रणाली, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। ब्रह्मपुत्र प्रणाली, ब्रह्मपुत्र, लुहित, दिहांग, मानस, सुबनसिरी। इन नदियों के कारण यह क्षेत्र साल भर सिंचित में उपजाऊ रहता है। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं भाई। समतल एवं विस्तृत मैदान, नदियों द्वारा लाए गए उपजाऊ जरूरत से निर्मित, घनी जनसंख्या एवं अधिक कृषि उत्पादन, परिवहन के लिए अनुकूल सड़क, रेल, जलमार्ग, भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभ्यताओं का उद्गम स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आदि। तो महत्व क्या है, भारत की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है। गन्ना, गेहूँ, चावल, दालें, तिलहन, दलहन आदि की प्रमुख फसलें, ठीक है। उद्योग, व्यापार, परिवहन, बसावट के लिए अनुकूल, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, प्राचीन सभ्यताओं का विकास इसी क्षेत्र में हुआ। देखो प्रमुख नगर कौन से हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, लुधियाना, अमृतसर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, ईटीसी। देखो अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना सारणी देखते हैं, ठीक है। तो तुलना सारणी क्या है कि विशेषता देखो, पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान, ठीक है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ इसका निर्माण करती है। मिट्टी यहाँ कैसी पाई जाती है, जलोढ़। और कैसा है इसका स्थलाकृति, थोड़ा ऊंचा और समतल है। गेहूँ, कपास और गन्ना यहाँ मुख्य फसल है। मध्य भाग है गंगा का मैदान, ठीक है। तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, जलोढ़ है मिट्टी, ठीक है, समतल एवं विस्तृत है। और धान, गेहूँ, गन्ना, तिलहन के लिए बहुत उपयोगी है। पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी द्वारा जलोढ़ है, बहुत विस्तृत एवं दलदली है, ठीक है। धान, जूट, गन्ना, चाय आदि यहाँ पर विशेषकर पैदा होती है, ठीक है। देखो यूपीएससी के लिए आपको क्या याद रखना है, यह मैदान भारत की जलोढ़ समतल भूमि है, या हिमालय से निकली नदियों के निक्षेप से बना है, या भारत की कृषि, जनसंख्या एवं संस्कृति का केंद्र है। पश्चिम से पूर्व ढाल हल्की, ठीक है। यह मैदान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है। अब याद रखने की ट्रिक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक गंगा है, बीच महान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से भरा यही भारत का मैदान, ठीक है। भारत का उत्तरी मैदान उपजाऊ जलोढ़, कृषि प्रधान और सभ्यता का उद्गम स्थल है। आगे बात करेंगे देखो पश्चिमी घाट की, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट ये भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक फैली एक पर्वतमाला है, जो जैव विविधता की दृष्टि से विश्व के 8 हॉटस्पॉट में से एक है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर, ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर, विस्तार है गुजरात से तापी घाटी से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। यह भाग प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी किनारे के समानांतर है। देखो ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। दक्षिण में अंत है कन्याकुमारी, उत्तर में प्रारंभ है तापी घाटी, गुजरात। अब देखो भाई, उत्पत्ति या प्राचीन, बहुत प्राचीन पर्वत है। दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रियाओं तथा दीर्घकालिक अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल पर्वत है, माउंटेन ना कि वलित पर्वत। देखो भाई ये यहाँ पर तो ये था ना, वो कैसा था आपका, रेजिडुअल पर्वत से बना था, जो हिमालय था, ठीक है। और संरचना, यह पश्चिमी तटीय मैदान और दक्कन के पठार के बीच प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। इसमें मुख्यतः बेसाल्ट शैलें पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप, इसकी ढाल पश्चिम की ओर तीव्र और पूर्व की ओर मंद है, ठीक है। प्रमुख भाग क्या है, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमम हिल्स, इलायची पर्वत और पलनी हिल्स।
प्रमुख चोटियाँ क्या है, अन्नामुडई, ठीक है, 2695 कहाँ पर स्थित है, केरल में, डोडा बेटा 2637 मीटर, नीलगिरी, मुल्लयनगिरी, ठीक है, कहाँ स्थित है, 1930 मीटर, कर्नाटक में, अगस्ती मलई, ठीक है, कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु केरल सीमा पर 1868 मीटर है, ठीक है। देखो इसमें नदियाँ क्या हैं वो देख लेते हैं। नर्मदा नदी पश्चिमी घाट से उत्तर की ओर नहीं बहती है, बल्कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट घाटी में पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पश्चिमी घाट के त्र्यंबक नासिक के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये ऐसे इधर जाके गिरती है, ठीक है। कृष्णा है महाबलेश्वर के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी है ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो विशेष पॉइंट क्या है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ छोटी लेकिन तीव्र प्रभाव वाली होती हैं। अब इसमें देखो इसका प्रभाव देख लेते हैं, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को रोकती हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी ढाल पर अत्यधिक वर्षा 200 से 700 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी ढाल पर वर्षा कम, दक्कन पटका पठार शुष्क क्षेत्र, इसीलिए पश्चिमी घाट पश्चिमी तटीय मैदानों को अत्यधिक उपजाऊ और हरा भरा बनाती है। वनस्पति और जैव विविधता देख लेते हैं, वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, अनेक स्थानों पर सोल वन, विशेषकर नीलगिरी में। इस विश्व के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक। यहाँ अनेक स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उदाहरण नीलगिरी, तलहर, लायन टेल्ड, मकाक, मालाबर, सिवेट, हॉर्नबिल आदि। अब देखो भाई, खनिज संपदा के बारे में बात करेंगे तो लोहा अयस्क है, कर्नाटक गोवा में पाया जाता है। मैग्नीज है वो कर्नाटक गोवा में पाया जाता है। बॉक्साइट है वो केरल कर्नाटक में पाया जाता है। सोना है वो कर्नाटक कोलार गोल्डफील्ड में पाया जाता है। अब्रक है, ग्रेनाइट, चूना पत्थर आदि, ठीक है। जब भारत महत्व क्या है, यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान की रचना जलवायु और जैव विविधता को प्रभावित करती है। अनेक नदियों का उद्गम स्थल है जो कृषि और सिंचाई के लिए महत्व है। पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण महाबलेश्वर, ऊटी, मुन्नार, कूर्ग, वायनाड, थिकड़ी आदि। देखो चुनौतियाँ क्या है, वनों की कटाई, खनन और अति पर्यटन से पारिस्थितिक तंत्र को खतरा, भूस्खलन, मृदा अपरदन और वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जैव विविधता पर संकट। चलिए देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट है भारत के प्रायद्वीपीय भाग का एक प्राचीन पर्वतीय तंत्र है, ठीक है। पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचाई, अधिक विखंडित और असमान है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है, ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर, ठीक है। ओडिशा के मैनगिरी से तमिलनाडु के नीलगिरी तक फैला हुआ है। अत्यधिक विखंडित, असमान और असतत पर्वतमाला है। तो देखो ये यहाँ पर क्या है ना, मैनगिरी ओडिशा है और इधर नीलगिरी से, ठीक है, तो ये जगह फैला हुआ है, ये आपको कहलाता है पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट है, इसकी उत्पत्ति क्या है ना, पूर्वी घाट भूगर्भीय रूप से बहुत प्राचीन आर्कियन काल का है। यह अक्षय, अपरदन और दीर्घकालिक जलवायु प्रभावों का निम्न हो गया। यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। संरचनाएं एवं विशेषताएं, यह पर्वत श्रृंखला अधिकतर विखंडित है, डिस्कॉन्टिन्यूअस है। कई स्थानों पर नदियों ने घाटियाँ काट दी, जिससे टुकड़ों में विभाजित दिखाई देती है। इसका समान ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। विस्तार को उत्तर में मैनगिरी ओडिशा से प्रारंभ होकर, ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु तक जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी भाग और कर्नाटक से होते हुए, ठीक है, नीलगिरी तक लगभग 1100 किलोमीटर पूर्व की ओर बंगाल खाड़ी के समानांतर, ठीक है। तो बंगाल खाड़ी के ये समानांतर, ठीक है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ क्या हैं, महेंद्रगिरी ओडिशा, पल्लकोंडा आंध्र प्रदेश, नल्लमलाई आंध्र प्रदेश तेलंगाना, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, और जवादी हिल्स है वो तमिलनाडु, शिवाराय हिल्स तमिलनाडु। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग नीलगिरी तक फैला हुआ है। और नदियाँ देखो रहा, महानदी है, उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सियाहवा पहाड़ियाँ पूर्वी घाट से। गोदावरी उद्गम है त्र्यंबकर महाराष्ट्र से, परंतु इसकी कई सहायक नदियाँ पूर्वी घाट में निकलती हैं, ठीक है। कृष्णा है उद्गम महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, परंतु अपनी कई सहायक नदियाँ पूर्वी घाट में प्राप्त करती है। पेन्नार है उद्गम नल्लमलाई पहाड़ियों आंध्र प्रदेश से है। कावेरी है उद्गम ब्रह्मगिरी कर्नाटक, परंतु इसकी सहायक नदियाँ पूर्वी घाट से निकलती हैं। पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ छोटी, अनियमित एवं वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो जलवायु पर प्रभाव क्या है, पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न होने के कारण मानसूनी हवाओं को रोकने में कम सक्षम है, इसलिए बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं आसानी से आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाती हैं। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व मानसून दोनों से प्रभावित होता है। वनस्पति एवं जैव विविधता के बारे में देखेंगे। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से आच्छादित है। नल्लमलाई टाइगर रिजर्व, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कई स्थानों पर औषधि पौधों एवं पुष्पों की समन्वता पाई जाती है, ठीक है। मृदा कैसी यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, व्यापक रूप से पाई जाती है। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में और काली मृदा कुछ भागों में, विशेषकर आंध्र तेलंगाना में। खनिज संपदा की बात करते हैं, जो बॉक्साइट है ओडिशा आंध्र प्रदेश, लौह अयस्क, ठीक है,
ओडिशा आंध्र प्रदेश मैग्नीज पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा में चूना पत्थर पाया जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ग्रेनाइट, गार्नेट, अभ्रक आदि भी मिलते हैं। महत्व क्या है, खनिज संपदा से समृद्ध है, औद्योगिक विकास में सहायक, कृषि, वानिकी एवं पर्यटन की अपार संभावनाएं, कई वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह क्षेत्र भारत के दक्षिण पूर्वी भाग के जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौतियां क्या हैं, अत्यधिक खनन से पर्यावरण वनों की कटाई हो, जैव विविधता का खतरा, नदियों का अनियमित प्रवाह और जल प्रबंधन की समस्या, मृदा क्षारण एवं भूमि का अपक्षय। तो यूपीएससी के लिए आपको क्या देखना है, पूर्वी घाट है, ये प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीन विखंडित और असमान पर्वतीय तंत्र है, ठीक है। यह अवशिष्ट पर्वत है, अपक्षय एवं अपरदन से निम्न हो गया है। मुख्य नदियाँ क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, नर्मदाई, कावेरी की सहायक नदियाँ। खनिज संपदा यहाँ पर बॉक्साइट, लॉ एस्क, मैग्नीज, चूना पत्थर आदि। तो महेंद्र, नर्मदाई, शेषाचलम, जवादी, शिवराय, नीलगिरी, यही है पूर्वी घाट की मुख्य श्रृंखलाएँ, ठीक है। अगर वन लाइन में इसको देखना चाहें तो पूर्वी घाट भारत का प्राचीन विखंडित एवं असमान पर्वतीय तंत्र है जो महेंद्रगिरी ओडिशा से नीलगिरी तमिलनाडु तक विस्तारित है और अनेक नदियों की सहायक जलधाराओं का उद्गम स्थल है। अब बात करते हैं थार का मरुस्थल। देखो भाई, थार का मरुस्थल यह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान, दक्षिण कच्छ का रण और गुजरात, ठीक है, उत्तर पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पूर्वी अरावली पर्वतमाला। देखो यह मरुस्थल मुख्यतः अपक्षय, निम्न वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण के कारण बना है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला इसकी पश्चिमी सीमा के समानांतर होने के कारण मानसूनी बादल यहाँ कम वर्षा करते हैं। 12 महीने चौमासा नहीं, थार मरुभूमि कहावे सही, ठीक है। क्षेत्रफल देखो लगभग इसका 2 लाख किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। भारत कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6% भाग है। यह विश्व के उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 18वां सबसे बड़ा है। स्थानीय नाम क्या है, मरुभूमि। तो विस्तार देख लेते हैं, उत्तर पंजाब का दक्षिणी पश्चिम भाग और हरियाणा का दक्षिण पश्चिम भाग, ठीक है। पूर्व अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में कच्छ का रण, गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा, मुख्य राज्य राजस्थान, मुख्य भाग गुजरात, हरियाणा और पंजाब, ठीक है। विशेषताएं देख लेते हैं, या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। वार्षिक वर्षा 100 से लेकर 250 मिलीमीटर के बीच होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पर उच्च तापमान रहता है, कम आर्द्रता रहती है, तेज हवाएं चलती हैं। रेतीले टीलों का विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र प्रसिद्ध है। प्राकृतिक वनस्पतियों में देखो झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे, विरल वृक्ष, घास, ठीक है। और देखो भौगोलिक उपभाग देख लेते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर रेत का मैदान, बीकानेर रेत का मैदान, नागौर का मैदान, ठीक है, लूनी का बेसिन और इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। नदियां देख लेते हैं, यहाँ पर लूनी नदी है, यह थार मरुस्थल की प्रमुख नदी है, या अरावली से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अंतःस्थलीय नदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो साबरमती देख लेते हैं, साबरमती है, अरावली से निकलकर गुजरात की ओर बहती है। बनास अरावली क्षेत्र से निकलकर चंबल की सहायक है। इंदिरा गांधी नहर सतलुज व्यास नदियों के जल को लाकर थार क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाई गई राजस्थान नहर परियोजना। जलवायु यहाँ पर देखो, जलवायु कैसी रहती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। शीत ऋतु में तो शीतल तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, ठीक है। वर्षा बहुत कम और अनियमित होती है, दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। अब देखो बात करेंगे हम लोग वनस्पति एवं जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति देखो, कैक्टस, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, फोग, सेवान, घास आदि पाए जाते हैं। जीव जंतु देखो, ऊँट, मरुस्थल का जहाज, चिंकारा, काला हिरण, रेगिस्तानी लोमड़ी, सांप, छिपकलियाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़ैया आदि। खनिज और मृदा देखो, खनिज क्या है, जिप्सम, चूना पत्थर, फॉस्फेट, रॉक सॉल्ट, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बाड़मेर बेसिन आदि, ठीक है। मृदा में देख लेते हैं, बालुई मृदा प्रमुख है, भू लवणी एवं क्षारीय मृदा के भाग भी पाए जाते हैं। महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से यह क्षेत्र उपजाऊ एवं आबादी योग्य बन रहा है, ठीक है। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत पाक सीमा यहाँ पर खनिज संसाधनों का भंडार है। पशुपालन, ऊन, खाल, हस्तशिल्प एवं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौतियाँ क्या हैं, अत्यधिक तापमान है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, मरुस्थलीकरण का फैलाव है, जल की कमी तथा लवणी क्षारीय मृदा है, वनस्पति आच्छादन की कमी से मृदा अपरदन, ठीक है। यूपीएससी के लिए आप क्या याद रख सकते हैं, थार मरुस्थल विश्व के उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में से 18वां स्थान है। मरुस्थल बनने के मुख्य कारण क्या है, अरावली का समांतर होना और कम वर्षा। इंदिरा गांधी नहर थार क्षेत्र में हरित क्रांति की आधारशिला है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़ैया थार मरुस्थल की विशेष पक्षी प्रजाति है। देखो अब इसको याद रखने की ट्रिक है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का नाम, नागौर, लूनी, इंदिरा नहर, थार के उपभाग। थार मरुस्थल के बारे में 1 पॉइंट में अगर कोई बोलना चाहेगा, एक पंक्ति में, तो भारत का एक प्रमुख मरुस्थल है जो कम वर्षा, उच्च तापमान, रेतीले टीलों, विशिष्ट वनस्पति और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे द्वीप समूह की, ठीक है। तो द्वीप समूह देखो, ये है अंडमान का निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप है हमारा अरब सागर में है, ठीक है। तो अब इसके बारे में पॉइंट जान लेते हैं। तो भारत की द्वीप समूह 2 प्रमुख समूहों में विभाजित है, लक्षद्वीप अरब सागर में, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप भारत
समूह भारत की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिचय में देख लेते हैं। देखो, भारत के 2 प्रमुख द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। इसके कुल द्वीप लगभग 1200 हैं, लक्षद्वीप 36 और अंडमान निकोबार द्वीप में 572। ठीक है, ये द्वीप समुद्री जैव विविधता, मत्स्य संसाधन, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार भारत का दक्षिणतम भाग है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं हम लोग। लक्षद्वीप द्वीप समूह क्या है? अरब सागर में केरल के पश्चिमी तट के निकट है। कुल द्वीप इसमें 36 है, जिसमें से 10 द्वीपों पे लोग रह रहे हैं। ठीक है, निर्माण प्रवाल भित्तियाँ से बने हैं। प्रमुख द्वीप कवरत्ती, अगत्ती, मिनिकॉय, अद्रोत, किलान, चेटलत आदि। ठीक है, राजधानी कैसी क्या है? कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछेगा पेपर में तो आपकी राजधानी है कवरत्ती है। ठीक है, विशेषताएं छोटे निम्न जलवायु, सुहावनी प्रवाल भित्तियाँ, लैगून, समुद्री जीवों की विविधता है यहाँ पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में है। कुल द्वीप इसमें 572 है, इसमें 37 द्वीप आबाद है। निर्माण ज्वालामुखी अवसादी शैल संरचनाएं। ठीक है, प्रमुख द्वीप उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, हैवलॉक, नील, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार आदि। राजधानी इसकी तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। विशेषताएं पर्वतीय घने वन, समुद्री जैव विविधता, सक्रिय ज्वालामुखी बैरल, द्वीप पर स्थित प्रवाल भित्तियाँ। तो इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं भौगोलिक विशेषताएं में। तो लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीप, अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप में लंबी द्वीपीय श्रृंखला उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तारित, लगभग 8 से 24 किलोमीटर। ज्वालामुखी यहाँ पर बैरन द्वीप है, अंडमान में स्थित है। प्रवाल भित्तियाँ दोनों समूह के चारों ओर पाई जाती हैं। प्राकृतिक बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर श्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। जलवायु की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु है। यहाँ पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। ठीक है, वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। लक्षद्वीप में 200 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार में 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्रता अधिक है। यहाँ पर समुद्री हवाओं का प्रभाव पूरे वर्ष बना रहता है। नदियाँ एवं जलधाराएं। देखो, लक्षद्वीप कोई स्थायी नदी नहीं है, वर्षा जल ही प्रमुख जल स्रोत है। भूमिगत मीठा जल पाया जाता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो छोटी छोटी नदियाँ एवं जलधाराएं बहती, जैसे जिरकाटक, दरुआ, काले पानी, गंगा। दक्षिण अंडमान की नदियाँ अधिक लंबी है, परंतु जलधाराएं मौसमी है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे वनस्पति एवं जीव जंतु के बारे में। तो लक्षद्वीप में नारियल, पान, दानुमा पाम, झाड़ियाँ हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन है। ठीक है, जीव जंतु की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में दुर्लभ जीव, अंडमानी जंगली सुअर, निकोबार कबूतर, किंग कोबरा, समुद्री कछुए आदि हैं। यहाँ जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। आर्थिक महत्व की बात करेंगे, मत्स्य पालन। ठीक है, मुख्य व्यवसाय दूना। ठीक है, मत्स्य पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। दूना, झींगा, लॉबस्टर आदि। नारियल उत्पादन विशेषकर लक्षद्वीप में होता है। पर्यटन, सुंदर समुद्र तट, स्कूबा डाइविंग, प्रवाल भित्तियाँ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के निकट है। खनिज एवं समुद्री संसाधन, अपार संभावनाएं, तेल और गैस की संभावना है। ठीक है, अब देखो खनिज एवं मृदा कैसी है? यहाँ पर ज्वालामुखी मिट्टी, लाल लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। खनिज सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख हैं वो है चूना पत्थर, ठीक है, जिप्सम। कुछ स्थानों पर निकेल, कोबाल्ट, लौह की संभावनाएं हैं। चुनौतियां देखो, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, प्रवाल भित्तियों का क्षरण एवं समुद्री प्रदूषण, सीमित मोटे जल की उपलब्धता, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, एनटीपीसी का रिजल्ट शायद आउट हो गया, फाइनल देख लेते हैं। ठीक है, जनजातियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा। सामरिक महत्व देखो, अंडमान निकोबार द्वीप की सामरिक चौकी कहलाता है। मलक्का जल नमरू मध्य के निकट स्थित होने के कारण सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना का प्रमुख अड्डा पोर्ट ब्लेयर भारत की पहली द्वीपीय रक्षा पंक्ति माना जाता है। अगर याद रखने की ट्रिक क्या है, लक्ष्य हमेशा नारियल खाता है। अंडमान निकोबार में नील जल बहता है। तो लक्षद्वीप, अरब सागर, नारियल के प्रसिद्ध, नील, अंडमान निकोबार, सुंदर समुद्री प्रसिद्ध। एक पंक्ति में अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को अगर आपको बताना है तो लक्षद्वीप है छोटे प्रवाल द्वीप, शांत एवं सुंदर। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप है क्या है वो? बड़े पर्वतीय, जैव विविधता से भरपूर और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। देखो, अब हम लोग बात करेंगे भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी प्रकार की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें तापमान और वर्षा का वितरण असमान है। ठीक है, विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित होता है। ठीक है, तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा ये प्रमुख जलवायु तत्व है। जलवायु का मानव जीवन, कृषि, वनस्पति और उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? अक्षांशीय स्थिति, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है, और ऊंचाई और स्थलाकृति, हिमालय, पश्चिमी घाट और थार मरुस्थल का प्रभाव है। समुद्र से दूरी, ठीक है, तो समुद्र के निकट और दूर के क्षेत्रों में तापमान और वर्षा में अंतर होता है। मानसूनी पवने दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून प्रभाव डालते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, विशेषकर शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं। देखो भाई, तो
भारत में जलवायु के प्रमुख प्रकार क्या हैं? कोपन के वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो एम है, ठीक है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग, ठीक है। और अर्ध शुष्क जलवायु BSH राजस्थान, गुजरात का कुछ भाग, दक्कन का आंतरिक भाग, ये जो भाग है। उष्ण शुष्क जलवायु BWH थार मरुस्थल का, ठीक है, क्षेत्रीय पश्चिमी राजस्थान, सॉरी ठीक है, ये एक्चुअल में ये BSH वाला है, ठीक है, BSH, ठीक है, और सॉरी BSWH। समशीतोष्ण जलवायु देखो वो हिमालयी क्षेत्र है, तो समशीतोष्ण जलवायु आपका ये हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है। और अर्धशुष्क जलवायु आपकी येलो कलर वाला है, ठीक है। और शीत जलवायु ET है, हिमालय की ऊंची चोटियाँ। ET क्या है? हिमालय की ऊंची चोटियाँ, शीत जलवायु। तो देखो ये जो पार्ट है ये इसमें क्या है, ये शीत जलवायु वाला पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट है आपका है समशीतोष्ण जलवायु। और ये पार्ट है आपका अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है। और ये है आपका, ये जो पार्ट है आपका ये है उष्ण आर्द्र जलवायु। और ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये है समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। तो देख सकते हो समशीतोष्ण जलवायु कहाँ पर है। और ये जो पार्ट है उष्ण शुष्क जलवायु है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका BWH के अंतर्गत आता है, ठीक है। समशीतोष्ण जलवायु है वो C के अंतर्गत आता है। तो समशीतोष्ण जलवायु किधर दिख रही है भाई? ये पार्ट दिख रहा है इधर, ठीक है, ये C। तो बेसिकली आपको ABCD का ज्ञान होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, वो पूर्वोत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AW प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश हिस्सा, ठीक है। तो ये पार्ट है AW, तो ABC ऐसे याद रखना है, ठीक है आपको। बिल्कुल ही शीत जलवायु है भाई वो ET, ये E वाला है, ठीक है, ये पार्ट E वाला हो जाएगा। समशीतोष्ण जलवायु है हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, वो C वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको अगर ऐसे बनाना चाहें तो ये जो पार्ट होगा ये B पे आएगा, ठीक है, और ये बीच में A आएगा, ठीक है, इधर C रहेगा, ठीक है, और इस साइड पे E और इधर पे भी, ठीक है, C पार्ट रहेगा। समझ में आ गया आपको? देखो तापमान टेम्परेचर क्या है, भारत में तापमान का वार्षिक औसत 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च जून में होती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से तक पहुंच जाता है, जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है, कहीं कहीं 50 ही पहुंच जाता है। शीत ऋतु दिसंबर जनवरी, उत्तरी भारत में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है, दर्ज किया जाता है। दक्षिणी भारत और तटीय क्षेत्रों में तापमान में वार्षिक अंतर कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। उत्तरी भारत में जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में वो अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। भारत में तापमान का वार्षिक औसत है 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बात करेंगे वायुदाब एवं पवनों के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें चलती हैं। शीत ऋतु में उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और उत्तर पूर्व से शुष्क पवनें, स्थलीय पवनें चलती हैं। प्रमुख पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें, उत्तर पूर्व मानसून पवनें, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवनें, लू, फेन, मिसी, बोरस, सिरोको आदि, ठीक है। वर्षा देख लेते हैं। तो भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून के कारण होती है। वार्षिक औसत वर्षा लगभग 170 सेंटीमीटर। वर्षा का वितरण असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी 11,871 मिलीमीटर। राजस्थान के कुछ भागों में न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है। और वर्षा का लगभग 75 to 90% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर में होता है। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हिमपात होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपसे जो पूछेगा कि वर्षा का जो मेन वर्षा होती है किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, ठीक है। देखो अब ये पूछेगा अवधि वगैरह, तो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मार्च से लेकर जून तक चलती है। तापमान अधिक, लू चलती है, आमतौर पर वर्षा नहीं। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून आता है जो कि जून से सितंबर के बीच में होता है। वर्षा का मुख्य समय है, ठीक है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे बात करेंगे शरद ऋतु, तो अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी, मौसम सुहावना, ठीक है। शीत ऋतु में दिसंबर फरवरी, ठीक है, तापमान कम, कोहरा, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय जलवायु की विविधताएं, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत उष्ण शुष्क, ग्रीष्म में बहुत गर्म, वर्षा कम, ठीक है। और गंगा का मैदान है उष्ण आर्द्र, ग्रीष्म में गर्म, शीत में ठंडा, वर्षा मध्यम से अधिक, ठीक है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग है, ये जो आपका भाग है, ठीक है। उष्णकटिबंध आर्द्र एवं शुष्क, वर्षा, दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्व मानसून दोनों से, ठीक है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये जो पार्ट आता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र आपका, ये आर्द्र जलवायु, वर्षा अधिक, तापमान समान, ठीक है। उस हिमालयी क्षेत्र ये आपका ऊपर से जाता है, हिमालयी क्षेत्र ये ऐसे, ठीक है। आर्द्र जलवायु, हिमालयी क्षेत्र ऊंचाई के अनुसार समशीतोष्ण से हिमाच्छादित जलवायु। तो जलवायु का प्रभाव क्या होता है कृषि, तो फसल का प्रकार और उत्पादन जलवायु पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जल संसाधन, वर्षा और तापमान जल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। मानव जीवन, वस्त्र, भोजन, आवास, जीवन शैली जलवायु से प्रभावित होता है। वनस्पति एवं जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु के अनुसार बदलती है। उद्योग एवं परिवहन, तापमान, वर्षा और पवनें उद्योग, परिवहन, पर्यटन प्रभावित करती हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ताप वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, चक्रवात की आवृत्ति बढ़ रही है। कारण क्या है? वनों की कटाई, प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों का अधिक उपयोग, प्रभाव, कृषि उत्पादन में कमी, जल संकट, मौसम की चरम घटनाएं। समाधान, भारत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, जल संरक्षण। आगे चुनौतियों की बात करते हैं, तो जलवायु की अनिश्चितता से कृषि को नुकसान होता है। सूखा, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों का पिघलना, ठीक है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का बढ़ता प्रभाव है। और यूपीएससी की दृष्टि से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, पूछा जा सकता है। मानसून भारतीय जलवायु की जीवन रेखा, वर्षा का वितरण समय और स्थान दोनों में असमान है। हिमालय भारत की जलवायु का नियामक, ठीक है। याद रखें, ताप, दाब, पवन, वर्षा, यही जलवायु की 4 कुंजी है। एक पंक्ति में भारत की जलवायु मानसून द्वारा नियंत्रित होती है, तो जीवन और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। देखो, भारत में विविध जलवायु, स्थलाकृति, मृदा और वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार वन्यजीव भी विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं। तो अब देखो, भारत विश्व के 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। यही यहाँ पर लगभग 47,000 पादप प्रजातियाँ, ठीक है, और 91,000 से अधिक जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को कहा जाता है, जिन पर मानव का कम हस्तक्षेप होता है। वन्यजीव प्राकृतिक परिवेश में रहने वाले सभी जंतुओं, प्राणियों को वन्यजीव कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगला है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और कांटेदार एवं शुष्क वनस्पति पहाड़ी वन, समशीतोष्ण, शीतोष्ण, मैदानी, दलदली एवं टुंड्रा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक है। अगर इसको हम लोग फिगर वाइज देखा जाए, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय का जो विस्तार है सदाबहार वन का, ये इधर साइड पे थोड़ा सा, इधर साइड पे विस्तार है। फिर अर्ध सदाबहार वन है, वो इस साइड पे विस्तार है इनका, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो इनका विस्तार इधर साइड पे है। और शुष्क पर्णपाती वन है, ठीक है, तो ये इस साइड पे थोड़ा सा इनका विस्तार है, ठीक है। और कांटेदार वनस्पतियाँ हैं, वो इधर इनका विस्तार है। पहाड़ी वन है, ठीक है, पहाड़ी वन जाहिर सी बात है कि आपको कहाँ पर मिलेंगे? पहाड़ों पे साइड पे, ठीक है। और दलदली वनस्पति आपको ये इधर साइड पहाड़ी वनस्पति आपको मिलेगी, क्योंकि ये पहाड़ है, ठीक है। और दलदली वनस्पति आपको इस साइड पे मिल सकती है, ठीक है। और मरुस्थलीय वनस्पति आपको इधर मिलेगी कहीं पर, और कुछ जगह यहाँ पर मिलेगी। तो उष्णकटिबंधीय, अब आगे देखो बात करते हैं, एक मिनट। तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अत्यधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी घाट, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो, मुख्य वृक्ष क्या है इसके, ठीक है, इबनी, महोगनी, रोजवुड, काला अबुनस, चंदन, रबर, बांस, आर्किड। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में इबनी, महोगनी, रोजवुड, काला अबुनस, चंदन, रबर, बांस, आर्किड आदि पाए जाते हैं। विशेषताएं क्या है? देखो भाई, घने बहुस्तरीय वन, ऊंचे सीधे वृक्ष, सदैव हरित पत्ती, ठीक है। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार अर्ध सदाबहार वन या वन, अधिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या है? पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट के कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप। मुख्य वृक्ष क्या है? तेजपत्ता, सागौन, उष्ण हल्दी, बांस, रत्नजेत आदि। विशेषताएं, कुछ वृक्ष सदाबहार है, कुछ जड़ी होते हैं। आगे देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि। प्रमुख क्षेत्र गंगा के मैदान, दक्कन का पठार, झारखंड। मुख्य क्षेत्र सागौन, साल, शीशम, बबूल, आम, पीपल, नीम आदि। विशेषताएं, शुष्क ऋतु में पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत, वर्षा छाया क्षेत्र, दक्कन का भीतरी भाग। मुख्य वृक्ष खैर, बबूल, बेर, ढाक, खेजड़ी, पलास आदि, ठीक है। विशेषताएं, वृक्ष छोटे, पत्तियां छोटी, कांटेदार, सूखा, सहनशील। आगे बात करते हैं कांटेदार एवं शुष्क वनस्पति, बहुत कम वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान, गुजरात का कच्छ, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, वर्षा छाया क्षेत्र। मुख्य वृक्ष झाड़ियाँ, खेजड़ी, बबूल, कीकर, थोर, कैक्टस, फोग, लोम, खजूर आदि, ठीक है। विशेषताएं क्या है, पौधों में छोटी पत्तियां, गहरी जड़ें, जल संरक्षण की क्षमता। आगे देखेंगे पहाड़ी वन। देखो पहाड़ी वन समशीतोष्ण और शीतोष्ण होते हैं, ठीक है। ऊंचाई के साथ तापमान घटने पर ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या है, हिमालय, उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। समशीतोष्ण वन 1000 से 2000 मीटर के बीच में होते हैं। देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस, ओक, मेपल आदि शीतोष्ण वन। उच्च हिमालयी क्षेत्र, ब्राह्मणी झाड़, रोडोडेंड्रॉन, जूनिपर, बर्च आदि। देखो मैदानी दलदली एवं टुंड्रा वनस्पति, दलदली वनस्पति नदी डेल्टाओं, सुंदरवन, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में पाई जाती है। मैंग्रोव वन, संजू, गरान, केओरा। टुंड्रा वनस्पति उच्च हिमालयी क्षेत्र 3300 मीटर से ऊपर में पाई जाती है। काई, लाइकेन, छोटी घासें। अब आगे बात करेंगे वन्य जीव। तो स्तनधारी बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, भालू, हिरण, ठीक है, सांबर, बारहसिंगा, ये सब प्रमुख क्षेत्र क्या है। सुंदरवन, गिर, काजीरंगा, कारबेट, कान्हा, बांदीपुर, पेंच आदि, ठीक है। जो पक्षी में देखोगे मोर, तोता, बगुला, सारस, हॉक, बत्तख, हिमालयी मोनाल, भरतपुर, चिल्का झील, सुल्तानपुर, लोकटक झील, नल सरोवर पाए जाते हैं। सरीसृप, मगरमच्छ, अजगर, सांप, कछुआ, ये सुंदरवन, चंबल राष्ट्रीय उद्यान में। और मछलियाँ, रोह, कतला, तितलियाँ, कीट, उभयचर आदि, नदियाँ, झीलें आदि भूमि वन क्षेत्र में, ठीक है। तो भारत में लगभग 100 राष्ट्रीय उद्यान, 550 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य और 75 से अधिक टाइगर रिजर्व स्थापित हैं। आगे देख लेते हैं वन संरक्षण के उपाय। वनों को अंधाधुंध कटाई पर रोक, ठीक है। वन रोपण एवं सामाजिक वनीकरण को बढ़ावा देना और वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व स्थापित करना। शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर कड़ाई से पालन। मानव जीवन जीव संघर्ष को कम करने हेतु जागरूकता और सतत विकास, ठीक है। और यूपीएससी के दृष्टि से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों, पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्व में पाई जाती है। कांटेदार वनस्पति, शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की विशेषता है। सुंदरवन, मैंग्रोव वनों का उदाहरण यह विश्व धरोहर स्थल है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ, ठीक। उद्देश्य बाघ संरक्षण, भारत की वन नीति 1988, वन आच्छादन को 33% बनाए रखना। अब बात करते हैं देखो भारत की मृदा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भारत में मृदा अधिक प्राकृतिक संसाधन जो कृषि, वनस्पति और मानव जीवन की आधारशिला है। जलवायु, स्थलाकृति, मूल, शैल, जीव जंतु, समय के प्रभाव से विविध प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो परीक्षा में देख लेते हैं भारत में मृदा निर्माण की प्रक्रिया हजारों वर्षों से जारी है। मृदा की प्राकृतिक स्थान के अनुसार बदलती है, ठीक है। भारत की प्रमुख मृदाएं जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठ एवं दलदली मृदा। कृषि की उत्पादकता मृदा एवं उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो एक बार हाँ डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। और डायग्राम चलो देख लेते हैं। भारत जलोढ़ मिट्टी क्या है मृदा, देखो एलुवियल सॉइल या भारत की सबसे विस्तृत एवं सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। उत्पत्ति नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से, ठीक है। तो ये तो पार्ट आपको पता ही है कि अगर नदियों द्वारा बहा कर लाया गया है तो फिर वो क्या होगा, अधिक उपजाऊ होगा, ठीक है। और क्षेत्र क्या है, उत्तर भारतीय मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय मैदान, नदी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। प्रकार कैसा है, बांगर, पुरानी जलोढ़ है, खादर है वो नई जलोढ़ है, ठीक है। विशेषताएं उवर भूरे से लेकर हल्के भूरे रंग की, प्रायः छारी, तटस्थ। उपयुक्त फसलें क्या है, गेहूँ, धान, गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन जलोढ़ मिट्टी में, एलुवियल सॉइल में, ठीक है। काली मृदा देखो बेसार चट्टानों के अवशेष से बनी है। डेक्कन का लावा पठार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का भाग। विशेषताएं देखो काली, गहरी, चिकनी, जल धारण क्षमता अधिक, कपास के लिए उत्तम, ठीक है। उपयुक्त फसलें क्या है, कपास, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, दालें। उत्पत्ति देखो प्राचीन क्रिस्टलीय लाल मृदा की बात करेंगे तो उत्पत्ति की क्रिस्टलीय चट्टानों का अवशेष हुई है। क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के भाग में। विशेषताएं लाल या पीली, लाल, हल्की, जल धारण क्षमता, जैविक तत्व कम। उपयुक्त फसलें क्या है, लाल मृदा में बाजरा, दालें, मूंगफली, तिलहन, चना, ठीक है। अब आगे बात करेंगे लेटराइट मिट्टी की, तो उत्पत्ति क्या है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र अवक्षय से। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, केरल के भाग लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो इस साइड पे जो पढ़ेंगे वो लगभग लेटराइट मिट्टी पे आते हैं, ठीक है। तो विशेषताएं लाल या भूरी, अम्लीय, जैविक पदार्थ कम, नाइट्रोजन, पोटास की कमी। उपयुक्त फसलें दो, चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, नारियल,
मसाले उर्वरीकरण से उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा उत्पत्ति। मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में अपक्षय और निक्षेपण से हुई है। ठीक है, क्षेत्र राजस्थान का थार मरुस्थल, हरियाणा गुजरात के शुष्क भाग। विशेषताएं क्या है? रेतीली, हल्की, जैविक पदार्थ कम, लवणीय अधिकता, नमी धारण क्षमता कम। उपयुक्त फसलें क्या हैं? बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, कपास, सिंचाई से। ठीक है, आगे बात करेंगे पर्वतीय मृदा। तो उत्पत्ति पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के अपक्षय एवं जैविक पदार्थों से उत्पत्ति क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य। विशेषताएं उथली पथरीली, जैविक पदार्थ अधिक ऊंचाई के अनुसार बदलती है। उपयुक्त फसलें चाय, दार्जिलिंग, असम, आलू, मक्का, जौ, सेब। देखो बात करेंगे पीट एवं दलदली मृदा की। ठीक है, तो इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, देखो उत्पत्ति जल जमाव वाले क्षेत्रों में अपक्षय वनस्पति अवशेषों के संचयन से। ठीक है, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, केरल, असम की दलदली भूमि और झीलों के किनारे। विशेषताएं क्या? कार्बनिक पदार्थों अधिक, काली, जरूरत मिश्रित, अम्लीय। उपयुक्त फसलें क्या है? धान प्रमुख है। ठीक है, अब बात करेंगे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जलवायु, मूल शैल, स्थलाकृति, जैविक तत्व, समय। जलवायु में तापमान और वर्षा मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मूल शैल चट्टान की प्रकृति है, मृदा की संरचना तय करती है। स्थलाकृति ढाल, ऊंचाई, जल निकास आदि का प्रभाव। वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। समय, मृदा निर्माण में समय की अवधि महत्वपूर्ण होती है। बात करेंगे जलोढ़। ठीक है, तो जलोढ़ क्या है? इसका रंग कैसा होता है? भूरा से हल्का भूरा होता है। काली का, काली मिट्टी का काली होता है। लाल का, लाल पीली लाल। लेटराइट का, लाल भूरी। मरुस्थलीय का, पीली भूरी। और पर्वती का, भूरी पथरीली। पीठ और दलदली का, काली। ठीक है, जलोढ़ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी मैदान और डेल्टा क्षेत्र में। काली, दक्कन का पठार, लावा पठार। ठीक है, लाल प्रायद्वीपीय पठार। और लेटराइट अधिक वर्षा क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट। मरुस्थलीय थार मरुस्थल क्षेत्र, पर्वतीय हिमालयी क्षेत्र। पीठ दलदली, सुंदरवन, केरल, असम, झीलें। ठीक है, जलोढ़ कैसी होती है? प्रमुख विशेषताएं उर्वर, ठीक है, क्षारीय, तटस्थ, नदी निक्षेप। काली कैसी होती है? चिकनी, गहरी, जल धारण क्षमता अधिक। और लाल कैसी होती है? हल्की, जल धारण कम होती है, क्षमता कम होती है, जैविक पदार्थ कम होते हैं। और लेटराइट में क्या होता है? अम्लीय, पोषक तत्व कम। ठीक है, और मरुस्थलीय में क्या होता है? रेतीली, लवणीय, नमी कम। ठीक है, और उथली जैविक पदार्थ अधिक। ठीक है, पर्वतीय में क्या होता है? उथली जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। पीठ दलदली में क्या है? कार्बनिक पदार्थ अधिक, अम्लीय, अम्ल जल जमाव। जलोढ़ मिट्टी में उपयुक्त फसलें क्या है? गेहूं, धान, गन्ना, जूट, दलहन। ठीक है, कपास, ज्वार, बाजरा। काली मिट्टी में बाजरा, मूंगफली, दालें, चना। लाल मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू, मसाले। लेटराइट मिट्टी में बाजरा, ग्वार, मूंग, कपास, सिंचाई से। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी में और चाय, आलू, मक्का, जौ, सेब। पर्वतीय धान प्रमुख, पीठ दलदली। ठीक है, देखो भारत की यूपीएससी के नजरिए से देख लेते हैं स्मार्ट पॉइंट। भारत की लगभग 46% भूमि पर मृदा अपरदन का खतरा है। जलोढ़ मृदा भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% भाग घेरती है। काली मृदा को रेगुर भी कहते हैं, कपास के लिए प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल को मरुस्थलीय मृदा या लवणीय मृदा प्रमुख है। ठीक है, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीठ। याद रखनी, ठीक, जल का लाल ले लो। ठीक है, ये तो बेकार ट्रिक है। ठीक है, जलोढ़ क्या है? उत्तर भारतीय मैदान में सबसे उर्वर मृदा है। काली, दक्कन के लावा पठार की। कपास, काली मृदा। लाल, प्रायद्वीपीय पठार की हल्की मृदा। लेटराइट, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की अम्लीय मृदा। मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों की रेतीली मृदा। पर्वतीय, हिमालय की ऊंचाई के साथ बदलने वाली मृदा। पीठ एवं दलदली जल जमाव वाले क्षेत्रों की कार्बनिक मृदा। तो आगे बात करेंगे, इसको मत देखना। ठीक है, आप आगे बात करेंगे कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह देश की लगभग 45 से 46% जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में विविध जलवायु, मृदा स्थलाकृति, मानसून के कारण अनेक प्रकार की कृषि पद्धतियाँ फसलें पाई जाती हैं। परिचय देख लो भाई, भारत विश्व के प्रमुख कृषि उत्पादकों में से एक है। यहाँ 60% से अधिक लोग कृषि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। कृषि केवल भोजन का स्रोत ही नहीं बल्कि कच्चा माल, रोजगार, औद्योगिक विकास और निर्यात का भी आधार है। भारत में वर्षा का असमान वितरण कृषि की स्रोत को प्रभावित करता है। ठीक है, कृषि का महत्व सबको पता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है, रोजगार का बड़ा स्रोत है, कच्चा माल उद्योगों को उपलब्ध कराती है, राष्ट्रीय आय निर्यात में योगदान देती है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का आधार, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देती है। भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं: कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। कृषि के स्वरूप क्षेत्रीय विविधता लिए हुए छोटी और बिखरी हुई जोतें, औसत जोत आकार 1.08 हेक्टेयर है। मुख्यतः वर्षा आधारित कृषि, लगभग 52% शुद्ध बोया गया क्षेत्र। हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, फसल पैटर्न में विविधता, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, नगदी फसलें, बागवानी आदि। तो कृषि के प्रकार: जीवन निर्वाह कृषि, किसानों द्वारा अपने परिवार के उपभोग के लिए उत्पादन। पूर्व भारत, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित वाणिज्यिक कृषि, बाजार के लिए उत्पादन, आधुनिक तकनीकों पूंजी का उपयोग। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि में प्रचलित है। स्थायी कृषि, मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनाए रखने हेतु दीर्घ
कालीन उत्पादन में बल। अस्थायी झूम कृषि, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों को जलाकर कृषि करना, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है। खाद्यान्न फसलें देखो रहा, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी आदि। दलहन क्या है? चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, रबर। बागवानी फसलें फल, सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि पौधे इत्यादि। ठीक है। तो प्रमुख फसलें क्षेत्रों का विवरण, तो चावल है वो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पंजाब में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। गेहूं है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। मोटे अनाज राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है। चाय की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। कॉफ़ी की कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। देखो खरीफ की जो फसल होती है वो जून अक्टूबर में बोई जाती है। ठीक है। जून में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, जूट, गन्ना, रोपाई। ठीक है। मानसूनी क्षेत्र संपूर्ण भारत। रबी की जो फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, मटर, अलसी, गन्ना प्रमुख। उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत। ठीक है। जायद मार्च में बोई जाती है, जून में काटी जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, सब्जियां, चारा फसलें सिंचित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में। तो सिंचाई के क्षेत्र देख लेते हैं। नहरें, गंगा, यमुना, सतलज, इंदिरा गांधी नहर आदि से सिंचाई। कुएं, पारंपरिक एवं आधुनिक कुएं कृषि महत्वपूर्ण। ट्यूबवेल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक उपयोग। तालाब एवं झीलें, दक्षिण भारत, बुंदेलखंड में महत्वपूर्ण। लिफ्ट सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जल संरक्षण हेतु उपयोगी। सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप स्प्रिंकलर जल की बचत और उत्पादन वृद्धि। हरित क्रांति देख लो रहा, प्रारंभ 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्य क्षेत्र गेहूं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चावल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मुख्य तत्व उच्च उत्पादक जिसमें एचबीवी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, संस्थागत ऋण, समर्थन मूल्य, एमएसपी। लाभ, खाद्यान्न कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य आत्मनिर्भरता, किसानों की आय में वृद्धि। हानि, मृदा की उर्वरता में कमी, जल स्तर में गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण, क्षेत्रीय असमानता। तो कृषि की समस्याएं क्या है भाई? मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भरता। ठीक है। छोटी और बिखरी हुई जोतें, सिंचाई सुविधाओं का असमान वितरण, पुरानी तकनीक, कम उत्पादकता, मृदा की उर्वरता में कमी, जल स्तर में गिरावट, भंडारण, परिवहन एवं विपणन की कमी, कृषि पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव। आगे बात करेंगे कृषि में सुधार की। ठीक है। कृषि में सुधार कैसे किया जा सकता है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार एवं जल संरक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का सही उपयोग, फसल विविधीकरण एवं बागवानी को बढ़ावा, कृषि यंत्रीकरण एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग, भंडारण, परिवहन और विपणन व्यवस्था में सुधार, किसानों को सस्ती ऋण सुविधा और बीमा सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योगों और संस्करण इकाइयों का विकास। आगे बात करेंगे भारत में कृषि का भविष्य। ठीक है। तो सतत एवं जैविक कृषि को बढ़ावा, कृषि में अनुसंधान, नवाचार पर जोर, डिजिटल कृषि, स्मार्ट खेती और ड्रोन तकनीक का उपयोग। कृषि निर्यात को बढ़ावा देकर वैश्विक बाजार से जुड़ाव, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति। यूपीएससी के लिए देख लो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत में भारत जनसंख्या का 45 to 46% कृषि पर निर्भर है। भारत में विश्व में चावल, गेहूं, दाल, दूध, मसाले, गन्ना, जूट, कपास आदि के उत्पादन में अग्रणी है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 60% भाग कृषि योग्य भूमि है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून आधारित सिंचित क्षेत्र लगभग 48%। हरित क्रांति में भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। देखो अगर ये खरीफ है वो जल से, ठीक है, रबी है वो शीत से। ठीक है। इसको याद करने का तरीका है कि रवि है वो शीतल से प्यार करता है। ठीक है। और जायद खान है वो गर्मी से। ठीक है। जायद गर्मी की प्रीत से। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, मानसून भारतीय कृषि की जीवन रेखा, हरित क्रांति, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की क्रांति। ठीक है। और भाई और चलिए आगे बात करते हैं परिवहन की। ठीक है। शायद ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है। यानी एक और भी है, चलो मतलब कि सारा मतलब आपको करा ही दिवाएंगे हम लोग। ठीक है। 1.5-2 घंटे में ख़त्म ही हो जाएगा। परिवहन, देखो भारत में परिवहन के संसाधनों का विकास प्राचीन काल से होता रहा है। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों, वायु मार्गों, पाइपलाइन के माध्यम से देश के कोने कोने को जोड़ा गया। ठीक है। परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है या लोगों, व्यवस्थाओं, वस्तुओं, विचारों और सेवाओं में आगमन को सुगम बनाता है भाई। भारत में परिवहन के साधनों का जाल विविध भौगोलिक स्थितियों के अनुसार विकसित हुआ। ठीक है। भारत में सड़कों का जाल सबसे व्यापक है। कुल सड़क लंबाई 2023 के अनुसार लगभग 63.87 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH लगभग 1,46,195 किलोमीटर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
PMGSY के अंतर्गत ग्रामों को सर्व मौसम सड़कों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। सीमावर्ती में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप फिगर में। और उत्तर दक्षिण गलियारा ये आपका ये है, ठीक है। और पूर्व पश्चिम गलियारा आप देख सकते हो। आगे बात करेंगे रेल परिवहन की, तो भारत में रेल के जीवन रेखा कहा जाता है। कुल रेल मार्ग लंबाई 2023 के अनुसार 68,209 किलोमीटर है। यह सस्ता, सुलभ और बड़े पैमाने पर परिवहन का साधन है, ठीक है। रेलवे नेटवर्क ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज में वर्गीकृत है। प्रमुख रेलवे जोन 17 हैं, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व आदि। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC, पूर्वी DFC लुधियाना उत्तर प्रदेश है। देखो दीनदयाल गुजरात, ठीक है। लुधियाना उत्तर प्रदेश कहाँ से आ गया भाई, पंजाब में होगा। पश्चिमी देखो इसका यहाँ कुछ डाटा गलत दिया हुआ है। पश्चिमी DFC जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, दीनदयाल गुजरात, ठीक है। दिल्ली मेट्रो देश की पहली मेट्रो सेवा। एक मिनट, कोलकाता पहली मेट्रो सेवा थी, ठीक है। तो 1984 में समथिंग में लागू हुई थी, तो इसको यहाँ डाटा थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। देखो जल परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, नदियाँ, झीलें, बैक वाटर, ठीक है। नहरों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग, गंगा, भागीरथी, हुगली प्रणाली, हल्दिया इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र, धुबरी, सादिया, पश्चिमी तट नहर केरल, गोदावरी कृष्णा डेल्टा नहर आंध्र प्रदेश, महानदी डेल्टा नहर ओडिशा। जल परिवहन सस्ता, ऊर्जा की दृष्टि से कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल। समुद्री जल परिवहन, 12 प्रमुख बंदरगाह प्लस 200 से अधिक लघु बंदरगाह, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला, पारादीप, कोच्चि, नेहवा सेवा प्रमुख है, ठीक है। वायु परिवहन की बात करेंगे, यह सबसे तेज किंतु महंगा साधन है। 1 अप्रैल 1932 को JRD टाटा द्वारा भारत में प्रथम वायु सेवा प्रारंभ। कराची, अहमदाबाद, बेलगाम, मद्रास, ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, गोवा। उड़ान योजना पूरे देश का आम नागरिक क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु। पाइपलाइन परिवहन, ठीक है। द्रव एवं गैस पदार्थों के परिवहन का आधुनिक और सुरक्षित साधन। कच्चे तेल पाइपलाइन, दिग्बोई असम, बरौनी बिहार, ठीक है। जामनगर गुजरात, मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। HPCL पाइपलाइन मुंबई, पुणे, सोलापुर। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा गुजरात, विजयपुर कर्नाटक। पाइपलाइन सस्ता, सुरक्षित, दूसरा रेल साधन। अन्य आधुनिक परिवहन साधन रज्जू मार्ग, पहाड़ी व कठिन क्षेत्रों में उपयोगी, उदाहरण गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, ओली उत्तराखंड। मोनोरेल, शहरी क्षेत्रों में यातायात कम करने के लिए, उदाहरण मुंबई मोनोरेल। बैटरी चालित वाहन, पर्यावरण अनुकूल एवं प्रदूषण रहित भविष्य का साधन, उदाहरण इलेक्ट्रिक बसें, ई-रिक्शा। मालवाहक गलियारे, भारी माल के तेजी से परिवहन के लिए समर्पित मार्ग, DFC पूर्वी एवं पश्चिमी। परिवहन का महत्व, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को संबद्ध करता है। व्यापार, उद्योग, कृषि एवं पर्यटन के विकास में सहायक, रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्षेत्रीय समानता को कम करता है। आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहायक। प्रमुख चुनौतियां, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़, रेगिस्तान, घने वन, उच्च निर्माण लागत, रखरखाव की कमी, प्रदूषण एवं यातायात जाम, असमान क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा संबंधी समस्याएं। सरकारी पहल, भारतमाला परियोजना, सरकार सड़कों के विकास हेतु साबरमाला परियोजना, बंदरगाहों के विकास हेतु समर्पित माल गलियारा DFC, उड़ान योजना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, जलमार्ग विकास परियोजना, ग्रीन ट्रांसपोर्ट परियोजना, पर्यावरण अनुकूल परिवहन। देखो वन लाइनर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कह रहा है। भारत में सड़कों का जाल सबसे व्यापक है। रेल को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। JRD टाटा थे भारत में वायु सेवा के जनक हैं। गंगा, भागीरथी, हुगली सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। डिगबोई असम में भारत का पहला तेल कुआं है। भारत में कुल 17 रेलवे जोन है, ठीक है। अब देखो भाई कुछ हम लोग इसमें से, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे, ठीक है। भारत का तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री पूर्व से 57 डिग्री पश्चिम तक है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,230 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर लगभग। भारत की तटरेखा की लंबाई 75,16,6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? 7। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। भारत में कुल राज्य वर्तमान 2025 के अनुसार 28। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 8। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर एवं हवेली, लक्षद्वीप, पंडुचेरी, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा 8,586 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2,525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल चिल्का झील ओडिशा
भारत की सबसे गहरी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख। भारत की ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल काराकोरम जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किविथु अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक गुजरात। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पशु पुष्प मोर बाघ कमल। तो विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। कपास उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में दूसरा है। दुग्ध उत्पादन में पहला। फल उत्पादन में दूसरा स्थान है। मसाला उत्पादन में पहला है। जूट उत्पादन में सेकंड स्थान है। चाय उत्पादन में सेकंड है। ठीक है। भारत में कुल जल विद्युत क्षमता 1,48,701 मेगावाट। ठीक है। भारत की कुल सड़क लंबाई 68,38,970 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 श्रीनगर कन्याकुमारी। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी। भारत की पहली मेट्रो रेल कोलकाता 1984। ठीक है। भारत की पहली पर्वतीय रेल दार्जिलिंग हिमालयन रेल 1999। भारत में नहरों की जननी सर आर्थर कॉटन। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत की स्वायत्त क्रांति के जनक ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्षेत्रफल के अनुसार बड़ी से छोटी। ठीक है। झीलें तो सबसे पहले झीलें चिल्का। ठीक है। फिर वूलर है, फिर सांबर है, फिर लोनार है। गहराई के अनुसार ठीक है। गहरी से सबसे कम गहरी, सबसे गहरी वूलर, फिर चिल्का, फिर लोकतक, फिर डल। भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ कंचनजंगा 8,586 मीटर, नंदा देवी 7,816 मीटर, कॉमेट 7,756 मीटर, साल्टारो कांगरी 7,742 मीटर, गुरला मंदिर 7,194 मीटर। ठीक है। नदियों की ट्रेक लंबाई के अनुसार सबसे लंबी गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर गोदावरी, फिर यमुना, फिर नर्मदा। ठीक है। तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, साबरमती, सिंधु, ये भी याद कर लेना आपको। ठीक है। भारत की प्रमुख खाड़ियाँ क्या है? कच्छ की खाड़ी गुजरात, संभात की खाड़ी गुजरात, मनारी की खाड़ी तमिलनाडु, ब्रिकेट झील खाड़ी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो पिछले वर्ष से पूछे गए प्रश्न है। ठीक है। ये SSC CGL 2023 से पूछा गया था। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। हिमालय की प्रमुख समांतर 3 समांतर श्रृंखलाएं कौन सी हैं? शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको पता हो जाना चाहिए, माउंट एवरेस्ट 8,848 है। ठीक है। भारत का तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा यार। ठीक है। ऑप्शन सी तो गलत है, कंचनजंगा होगा। ठीक है। आपका दक्कन का पठार किस चट्टान से बना हुआ है? आग्नेय चट्टान बेसाल्ट से। थार मरुस्थल का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मैसीनाम मेघालय में। कौन सी मृदा सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है। UPSI का रिजल्ट भी आ चुका है, देखो भी अपडेट करते हैं। पश्चिमी घाट किस दिशा में फैली हुई है? उत्तर से दक्षिण में। भारत में किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कर्नाटक में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? ठीक है। गंगा प्रयागराज से हल्दिया पर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है। हॉकी खेली दिल्ली में, गंगा बहे अविरल धारा, बाघ हमारा शक्ति प्रतीक। ठीक है। तो याद करना। और देखो PYQ देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं। ठीक है। देखो PYQ और भी देख लेते हैं। कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है। नॉर्थ वाला दूसरे का ये ऑप्शन। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है। तीसरे का बी ऑप्शन। भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित कौन उत्तर भारत में नहीं आता है? हिमालय, उत्तरी मैदान, थार का मरुस्थल नहीं आएगा। ठीक है। दक्कन का पठार। ठीक है। और प्रायद्वीप पठार की औसत ऊंचाई क्या है? 1 मिनट, सॉरी क्या गया मैं। हाँ, प्रायद्वीप पठार की औसत ऊंचाई क्या है? 600 से 900 मीटर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आपको पता है ब्लॉक पर्वत है। वलित पर्वत यानी मोड़ पर्वत। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? टर्शरी युग में हुआ। ठीक है। और उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी ने किया? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी ने किया। ठीक है। भारत का नाच कटोरा किस मैदान को कहा जाता है? पंजाब का मैदान। भाबर और तराई क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये तो आपको पता होगा, उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा।
प्रायद्वीपीय पठार को किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का पठार, ठीक है। निम्नलिखित कौन से प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख भाग नहीं है? तिब्बत का पठार, मालवा पठार है, काठियावाड़ पठार है, छोटा नागपुर पठार, लेकिन ये भाग नहीं। दक्कन ट्रेप लावा किस युग से निकला था? ये निकला था आपका टर्सरी युग से, ठीक है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा के, ठीक है। दक्कन पठार की सतह किस प्रकार की है? ज्वालामुखी। ब्लैक कॉटन साइन काली मिट्टी किस प्रकार में पाई जाती है? तो दक्कन का पठार में। पश्चिमी घाट किस दिशा में फैले हैं? उत्तर पश्चिम में। पश्चिमी घाट किस राज्य में सर्वाधिक चौड़े हैं? कर्नाटक में। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती है? यमुना नदी। पूर्वी घाट से देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है पूर्वी घाट किस दिशा में फैले हैं? तो उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई। पूर्वी घाट किस नदी द्वारा सबसे अधिक कटे हुए हैं? कावेरी नदी के द्वारा। तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपको पता है राजस्थान में है, ठीक है। थार मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट सैंड डेजर्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सी। थार मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित किस देशों में है? ठीक है, पाकिस्तान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित कौन सा प्रवाल द्वीप है? मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? मानसून, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चिरापूंजी, पहले का ये। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। गिर वन किस राज्य में है? गुजरात में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1969 में। मृदा, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी किसे कहा जाता है? रेगुर मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। कौन सी मिट्टी धान के लिए उपयुक्त नहीं है? लेटराइट मिट्टी, ठीक है। कृषि, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में। गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब। भारत में धान की प्रमुख फसलें कहाँ उगाई जाती है? आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्र में, ठीक है। परिवहन, भारत सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर। भारत सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला। भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा था? कोलकाता, ठीक है। इसमें दिल्ली के ऊपर दिया है, और मैं समझ पा रहा हूँ। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत राज्यों की संख्या 28। ये पुराना डाटा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए हॉकी। तो देखो आज के ये मतलब हमारा पूरा हमने कवर कर लिया है भारत का भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। भूगोल एक वीडियो में 1.25 घंटे के अंदर कवर किया है, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो बताइएगा, मैं और वीडियो बनाएंगे हम लोग।